Good morning, everyone. So, today is our fourth day of metallurgy. So, let us start. In previous lecture, हम लोग क्या देखा था? हम लोग मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर रहा था with the help of a suitable reducing agent. बट वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी? वहाँ पर प्रॉब्लम बेसिकली आ रही थी टू फाइंड अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज हाउ टू फाइंड अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में यू ऑलरेडी स्टडीड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एच नॉट। वहाँ पर मैंने कंडीशन अप्लाई किया था, इफ़ डेल्टा जे नॉट फॉर एनी प्रोसेस इज ग्रेटर देन जीरो देन दैट प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड इफ़ delta G naught for any process is less than 0, then that process will be spontaneous in nature. Spontaneous का मतलब क्या होता है एंड नॉन spontaneous का मतलब क्या होता है? Spontaneous means जो प्रोसेस अपने आप होता है, इटसेल्फ अकर होता है, इसको परफॉर्म करने के लिए, होने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन क्या देखा था? इफ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू जीरो देन दैट प्रोसेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो देखो, इस थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले मेटलर्जी में सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे वो थे एलिंगम। एलिंगम वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु used the thermodynamics concept to find the best reducing agent। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एलिंगम डायग्राम। देखो, एलिंगम डायग्राम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो, मेटल ऑक्साइड, चूंकि अपन को मेटल ऑक्साइड को ही रिड्यूस करना है, तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, मेटल एम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ऑक्सीजन के पहले हम लोग हाफ लगा सकते हैं। तो देखो, इस फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड को मैंने बिटवीन दी टू कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ किया, डिफरेंट टेम्परेचर पर। मैंने एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया एंड वाई एक्सिस पर इस मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन में जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आ रहा था, मीन्स डेल्टा जी नॉट एफ क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। टी टेम्परेचर है। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया टी एक्सिस के पैरेलल, जहां लिखा डेल्टा जी नॉट एफ इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मैंने डेल्टा जी नॉट एफ इज इक्वल टू जीरो लिया। अब क्या किया, एक इस तरह से पॉजिटिव स्लोप में लीनियर ग्राफ ट्रेस किया, पॉजिटिव स्लोप में लीनियर ग्राफ ट्रेस किया। एक सेकेंड, लेट मी सेलेक्ट सम टूल्स। इस ग्राफ में आपको दो पार्ट दिख रहा होगा, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। आप इन दोनों पार्ट को ध्यान से देखोगे तो आप खुद ही बता दोगे कि सर, ये जो लाइन है पैरेलल टू टी एक्सिस, डेल्टा जी नॉट एफ इज इक्वल टू जीरो, मैं यहाँ इस तरह इंडिकेट कर रहा हूँ। तो इस डेल्टा जे नॉट एफ इज इक्वल टू जीरो लाइन के नीचे एक पार्ट है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया है, एक पार्ट इसके ऊपर है जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट किया है। अब आप
ध्यान से देखो और बताओ ए पार्ट में डेल्टा जी नोट का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप बताओगे कि जहाँ जो लाइन है डेल्टा जी नोट एफ इज इक्वल टू जीरो, उससे जो नीचे लाइन करेगा उसका डेल्टा जी नोट एफ का वैल्यू नेगेटिव होगा, और जो उससे ऊपर लाई करेगा उसका डेल्टा जी नोट एफ का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इन दोनों पार्ट को हम बारी बारी से समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट पार्ट ए। देखो पार्ट ए में क्या है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, जिसका डेल्टा जी नोट का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इसका डेल्टा जी नोट का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। एक सेकेंड। एज वी कैन सी दैट डेल्टा जी नोट का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अगर डेल्टा जी नोट का वैल्यू नेगेटिव होता है तो आप बताते हो कि यह प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है। स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप होगा। मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन को रिवर्स करता हूँ। जब इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा, मेटल एंड ऑक्सीजन में। अब जब रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो डेल्टा जी नोट का साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट का जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव होगा। और अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा जी नोट का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो बताते हो कि वो प्रोसेस कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। पार्ट बी को अब ध्यान से देखो। तो पार्ट बी में भी मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। बट इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। और डेल्टा जी नोट का अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो बताइए क्या ये रिएक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा। इस रिएक्शन को मैं रिवर्स किया इन सिमिलर वे, तो मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा, मेटल एंड ऑक्सीजन में। जब आप इस रिएक्शन को रिवर्स किए तो डेल्टा जी नोट का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ डेल्टा जी नोट का साइन कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। एंड अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा जी नोट का वैल्यू निगेटिव होगा तो आप बताना कि वो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अब यहाँ पर आप बताओ कि चार कंडीशंस जो आप देख रहे हो, पार्ट ए में दो कंडीशन है एंड पार्ट बी में दो कंडीशन है। इन चार कंडीशंस में से कितने ऐसे कंडीशंस हैं जो स्पॉन्टेनियस है, मतलब पॉसिबल है, फिजिबल है, पॉसिबल है, हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा केवल दो ही ऐसा रिएक्शन दिख रहा है जो फिजिबल है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, सेकंड देखो यहाँ है। तो आप बताओ इन दो रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शन रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए फर्स्ट और सेकंड, ए सेकंड। चूँकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल ऑक्साइड मेटल में रिड्यूस होगा। यहाँ पर तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस चैप्टर में यही रिएक्शन होने जा रहा है। तो देखो इसे समझने के लिए मैंने क्या किया कि इस तरह से 3 डिफरेंट मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन ग्राफ ड्रॉ किया। तो मैंने सिमिलरली वाई एक्सिस पर इंथैल्पी ऑफ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड लिया एंड एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया। 3 मेटल ऑक्साइड का मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ किया हूँ, ध्यान से देखना आप। फर्स्ट है सिल्वर का ऑक्साइड Ag2O, सेकंड लाइन HgO मरकरी ऑक्साइड,
एंड थर्ड लाइन जिंक ऑक्साइड ZnO। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कंपाउंड को आप जब टेम्परेचर देते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर वो मेटल ऑक्साइड या कोई भी कंपाउंड क्या होता है, डिकम्पोज होता है। तो यहाँ भी मेटल ऑक्साइड क्या होगा, डिकम्पोज होगा। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन, एक सेकेंड, लेट मी सिलेक्ट टूल्स। तो ये फर्स्ट रिएक्शन क्या है, Ag2O को जो आप हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, Ag एंड ऑक्सीजन में। सेकंड रिएक्शन है HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप जब हीट करोगे तो ये भी डिकम्पोज होकर क्या देगा, मरकरी एंड ऑक्सीजन। जिंक ऑक्साइड को आप जब हीट करोगे तो ये भी डिकम्पोज होकर क्या देगा, जिंक एंड ऑक्सीजन। अब जब आप ऑब्जर्व करोगे, स्टडी करोगे तो क्या पाओगे कि जो फर्स्ट टू रिएक्शंस है, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एंड डिकम्पोजिशन ऑफ मरकरी ऑक्साइड, ये लो टेम्परेचर पे हो रहा है। जबकि जो थर्ड रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रहा है। क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो होता है वो थर्मली मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू सिल्वर का ऑक्साइड एंड मरकरी का ऑक्साइड से। तो अब क्या होता है देखो, क्योंकि फर्स्ट टू रिएक्शंस लो टेम्परेचर पर ही डिकम्पोज हो जा रहा है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर फर्स्ट टू रिएक्शंस के लिए, फर्स्ट टू रिएक्शंस को डिकम्पोज करने के लिए किसी रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि थर्ड रिएक्शन को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं मेटल में तो आप डिकम्पोजिशन प्रोसेस यूज नहीं करोगे, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कैसे होगा, आपको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, थर्ड रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए मेटल में एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लूँगा। सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, लो टेम्परेचर पर ही जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, किसमें, मेटल में, जिंक में। तो यहाँ पर ZnO को, एक सेकेंड, जिंक ऑक्साइड को सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से हम लोग रिड्यूस करने जा रहे हैं, जिंक प्लस CO। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है तो रिड्यूसिंग एजेंट देखो, मोस्ट कॉमनली यूज रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कार्बन है। आपको पता है कि कार्बन की नेचर में कमी नहीं है, ये इजीली अवेलेबल है। तो सबसे कॉमनली यूज्ड एंड सस्ता जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट वो कार्बन होता है। कार्बन जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है, CO बनाता है। जब पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है तो CO बनाता है, और जब कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है तो CO2 बनाता है। तो यहाँ जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है। अब क्यों करता है वो आप रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होंगे, नहीं तो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे रेगुलर क्लासेस में। तो देखो यहाँ पर मैंने 3 ग्राफ लिया है, ध्यान देना। एक ग्राफ है CO कन्वर्ट होता है CO2 में, एक ग्राफ किसका है जब C कन्वर्ट होता है CO2 में, एंड थर्ड ग्राफ है जब कार्बन कन्वर्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। ग्राफ है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस T। अब मेरा यहाँ पे सवाल है कि कुछ ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, कुछ ग्राफ नीचे जा रहा है, जबकि कुछ ग्राफ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए बारी बारी से हम लोग केसेस देखते हैं। तो देखो फर्स्ट केस मैं ले रहा हूं जब कार्बन कन्वर्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट होगा,
तो आप बताओगे कि सर कार्बन हाफ मोल ऑक्सीजन से कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अब जैसा कि आप जानते हो कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, कंबशन प्रोसेस है, और कंबशन प्रोसेस इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो डेल्टा जी नोट का वैल्यू यहाँ पर क्या लिया मैंने, नेगेटिव लिया। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, इसमें प्रोडक्ट साइड टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल कितना है, 1 मोल है, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड है। जबकि रिएक्टेंट साइड टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स देखोगे तो हाफ मोल है, हाफ मोल O2 हाफ मोल है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस ज़्यादा है कंपेयर टू रिएक्टेंट साइड। इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट साइड में एंट्रोपी ज़्यादा होगा, किससे, रिएक्टेंट साइड से। क्यों, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़े हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जितना ज़्यादा होता है रैंडमनेस उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा और डिसऑर्डरनेस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होता है, गैस पार्टिकल का एंट्रोपी होता है। तो इस रिएक्शन के लिए आप बोल सकते हो, एक सेकेंड, लेट मी सिलेक्ट टूल्स। सो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्रोडक्ट का टोटल एंट्रोपी ज़्यादा है, किससे, रिएक्टेंट साइड से। सो डेल्टा एस नोट कैसे निकालते हैं, टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। इस रिएक्शन को अप्लाई करो आप, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एस नोट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नोट। अब चूंकि हम लोग ऑलरेडी देखा कि यह प्रोसेस कंबसन प्रोसेस है जिसका डेल्टा एस नोट का वैल्यू निगेटिव है, तो यहाँ पे डेल्टा एस नोट ऑलरेडी निगेटिव है। डेल्टा एस नोट अभी हम लोग देख चुके हैं कि इसका वैल्यू पॉजिटिव है। डेल्टा एस नोट पॉजिटिव है तो टी इंटू डेल्टा एस नोट पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एस नोट निगेटिव है, निगेटिव एंड निगेटिव जब ऐड होगा तो पूरा क्वांटिटी क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। मतलब डेल्टा जी नोट यहाँ पर क्या आता है, निगेटिव आता है। अब आप बताओ, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे डेल्टा जी नोट का वैल्यू उतना ही ज़्यादा निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो डेल्टा जी नोट का वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए आप ध्यान से देखो, इस ग्राफ को जब कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए ग्राफ जो है वो नीचे की ओर आया है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेल्टा जी नोट का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझ में आया। अब मैं सेकंड केस लेता हूँ, जब कार्बन किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो कार्बन इस तरह से कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। एक सेकेंड, तो ये भी क्या है, कंबसन प्रोसेस है जिसके लिए डेल्टा एच नोट का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। अगेन यहाँ पर आप, सॉरी, हाँ सेकंड केस आप देखो, जब कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 में कैसे कन्वर्ट होगा, इसका हम लोग कंबसन करवाएंगे हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो CO2 बनाएगा। अब चूंकि ये कंबसन प्रोसेस है तो इसका डेल्टा एच नोट का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर देखोगे आप, टोटल नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना मोल है, तो आप बताओगे 1 मोल। टोटल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितना मोल है, तो आप बताओगे हाफ मोल। यहाँ पर क्या है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितना मोल है, तो आप बताओगे कि 1 मोल CO है एंड हाफ मोल ऑक्सीजन है, मीन्स 1.5 मोल है। सो रिएक्टेंट साइड टोटल नंबर ऑफ गैसियस सब्सटेंस ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्टेंट साइड क्या होगा, एंट्रोपी ज़्यादा होगा एंड प्रोडक्ट साइड एंट्रोपी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिस साइड नंबर ऑफ गैसियस सब्सटेंस ज़्यादा होता है
उधर एंट्रोपी भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड का एंट्रोपी कम होगा, रिएक्टेंट साइड एंट्रोपी ज़्यादा होगा। तो डेल्टा एस का जब वैल्यू निकालोगे तो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। अब आप इस इक्वेशन को अप्लाई करो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। तो यहाँ पर डेल्टा एस नॉट ऑलरेडी निगेटिव है एंड डेल्टा एस नॉट भी ऑलरेडी निगेटिव है। तो डेल्टा एस नॉट के निगेटिव होने के कारण उसके जो टी इंटू डेल्टा एस नोट के पहले साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो निगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा बताओ। ये डेल्टा जी नोट का वैल्यू क्या होगा, डिपेंड करेगा किस पर, टेम्परेचर की वैल्यू पर। अगर टेम्परेचर का वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे तो डेल्टा जी नोट का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से टी इंटू डेल्टा एस नोट पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा। पॉजिटिव वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, डेल्टा जी नोट का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए आप अगर ग्राफ में देखोगे तो जब CO CO2 में कन्वर्ट होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा जी नोट का वैल्यू बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। अगर आप सेकंड केस की बात करो, अगर आप सेकंड केस की बात कीजिए तो देखिए सेकंड केस, जब C किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में कन्वर्ट होता है। तो जब C CO2 में कन्वर्ट होगा तो यहाँ भी क्या होगा, चूँकि ये कंबसन प्रोसेस है सो डेल्टा एच नोट का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर हम नंबर ऑफ टोटल गैसियस सब्सटेंस की बात करें तो प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बराबर होगा, जिसको NP लिखा, एंड रिएक्टेंट साइड टोटल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट भी क्या है, एक ही मोल है। मीन्स यहाँ पे NP एंड NR, NP है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, NR है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। दोनों आपस में बराबर है, मीन्स दोनों साइड क्या है, नंबर ऑफ गैसियस सब्सटेंस बराबर है। और जब दोनों साइड गैसियस सब्सटेंस बराबर होगा तो दोनों साइड एंट्रोपी भी बराबर होगा। अब दोनों साइड एंट्रोपी बराबर है मतलब एंट्रोपी चेंज का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। तो आप क्या देखोगे, अब चूंकि यहाँ पर डेल्टा एस नोट का वैल्यू 0 है तो टी इंटू डेल्टा एस नोट ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा एस नोट ऑलरेडी निगेटिव है सो डेल्टा जी नोट भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डेल्टा जी नोट का वैल्यू वही होगा जो डेल्टा एच नोट का वैल्यू होगा। इसीलिए आप जब उस ग्राफ को देखोगे तो देखो क्या हो रहा है, जब C CO2 में कन्वर्ट होता है तो जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रखा। टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डेल्टा जी नोट की वैल्यू पर इस रिएक्शन के लिए जब C CO2 में कन्वर्ट होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिया, इस प्रॉब्लम में आप ध्यान से देखना, इसमें कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, नीचे था नीचे ही रखा। CO CO2 में कन्वर्ट होता है, लाइन ऊपर जा रहा था ऊपर रखा। C CO2 में कन्वर्ट हो रहा था पैरेलल टू T एक्सिस था, T एक्सिस रखा। एक मैंने मेटल ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड टेम्परेचर का इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया है। एक ग्राफ बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है,
ये आपको कोई भी बुक में सारे ग्राफ्स गिवन रहते हैं, आप इस ग्राफ को खुद से ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ड्रॉ किया हुआ है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो आप, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालते हैं कि किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट पता किया जाए। कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाए, या कार्बन मोनोऑक्साइड को बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाए। तो इसके लिए एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। ये बेसिकली ट्रिक नहीं है, ये एलिंगम ने ही कंक्लूजन निकाला था। उन्होंने क्या बोला था, द मेटल ऑक्साइड प्लेस्ड हायर इन द ग्राफ कैन बी रिड्यूस्ड बाय द एलिमेंट प्लेस्ड लोअर इन द ग्राफ। मतलब क्या हुआ कि जो मेटल ऑक्साइड ऊपर होगा और नीचे वाले एलिमेंट के द्वारा रिड्यूस हो सकता है। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने जहाँ पर जो दो लाइन इंटरसेक्ट किए हैं आपस में, जिंक ऑक्साइड के फॉर्मेशन वाले ग्राफ के साथ, उसको इस तरह से डिफरेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया है। T1 है, T2 है और T3 है। मतलब जो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो जिंक ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन ग्राफ है उसको T1 केल्विन टेम्परेचर पर कट करता है। कार्बन जब CO2 में कन्वर्ट होता है, जो ZnO का जो ग्राफ है उसको T2 टेम्परेचर पर इंटरसेक्ट किया। एंड जब CO2 में कन्वर्ट होता है तो ZnO के ग्राफ को T3 टेम्परेचर पर इंटरसेक्ट किया। अब ध्यान दो, ट्रिक क्या बताया, जो मेटल ऑक्साइड का ग्राफ ऊपर होगा और नीचे वाले एलिमेंट के द्वारा रिड्यूस हो सकता है। तो आप देखो ध्यान से, T1 टेम्परेचर के बाद क्या कार्बन, जब कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है वो नीचे लाइक कर रहा है क्या? बिल्कुल लाइक कर रहा है। ZnO का ग्राफ ऊपर है, एंड जब कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो वो ग्राफ नीचे है। अच्छा, T1 टेम्परेचर के पहले कैसा है? तो T1 टेम्परेचर के पहले आप कहोगे कि सर कार्बन जब कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है वो ऊपर है, वो नीचे नहीं है, वो ऊपर है। T1 टेम्परेचर के बाद ZnO का जो ग्राफ है उससे नीचे लाई करता है जब कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है वो ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस कंक्लूजन, दिस कार्बन कैन रिड्यूस Zn ऑक्साइड into zinc and carbon itself oxidized to carbon monoxide। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, चलो फिर बारी बारी से सारे टेम्परेचर पर हम लोग समझते हैं। T2 पर देखो, T2 पर क्या है, T2 के बाद क्या है, एक कार्बन जब CO2 में कन्वर्ट होता है वो ग्राफ नीचे है ZnO के ग्राफ से। T3 के बाद क्या देख रहे हो आप, कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 में कन्वर्ट होता है वो ग्राफ नीचे होगा ZnO से। तो आप मुझे बताओ कि इस T1 T2 T3 में कौन सबसे लोअर टेम्परेचर है? T1। तो T1 के जस्ट बाद कौन ग्राफ ZnO के नीचे है? तो आप बताना कि कार्बन जब कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो आप यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हो कि कार्बन यहाँ पर क्या होगा, बेस रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो यहाँ पर तीनों ग्राफ, तीनों इक्वेशन पॉसिबल है, तीनों रिएक्शन पॉसिबल है। जब CO2 में भी कन्वर्ट करेगा, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा और CO में कन्वर्ट करेगा, बट कौन रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे हो पा रहा है? तो आप बताओगे कि जब कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो ये रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे परफॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कार्बन जो होगा वो क्या होगा, बेस रिड्यूसिंग एजेंट होगा फॉर ZnO। इसको समझते हैं फिर से। देखो मैंने सारे रिएक्शंस को लिखा,
Zn ऑक्साइड CO के द्वारा रिड्यूस होगा। फर्स्ट ग्राफ है CO में जब कन्वर्ट होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा तो इसको रिड्यूस करेगा जिंक में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO में। सेकंड, जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो देखो जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिड्यूस होगा जिंक में। थर्ड ग्राफ है जब कार्बन CO में कन्वर्ट होता है तो ZnO प्लस CO। तो आप अगर मैं इसमें पूछूं इसमें कौन सा रिएक्शन जो है वो लोअर टेम्परेचर पे हो पा रहा है तो आप बताना कि ये थर्ड रिएक्शन। ये जो थर्ड रिएक्शन है ये लोअर टेम्परेचर पर हो जाएगा, जबकि बाकी जो दो रिएक्शंस है वो हायर टेम्परेचर पे हो पाएगा। तो बेस रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो लोअर टेम्परेचर पर ही मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर देगा। मैंने यहाँ पर सेकंड ट्रिक जो लिखा है कि गिव प्रायोरिटी लो टेम्परेचर, जैसा कि अभी बात कर रहे थे हम लोग, और डेल्टा जी नॉट शुड बी निगेटिव, वो तो पहले ही हम लोग देख लिया कि डेल्टा जी नॉट जब निगेटिव होगा तभी प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर ऊपर वाले ग्राफ को देखकर आपसे पूछा जाए कि इसमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा तो आप बताना कार्बन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक आपको प्रॉब्लम लगाने के लिए दे रहा हूँ, आप इस प्रॉब्लम को लगाओगे एंड आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप। तो प्रॉब्लम है इस तरह से, डेल्टा जे नॉट एंड टी के बीच ग्राफ है। अब यहाँ पर मैंने रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन लिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है। अब यहाँ पे दो ही हमने एक रिएक्शन लाइन क्यों ड्रॉ किया, तो देखो आप जो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था उस रिएक्शन को आप नहीं भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू जो डेल्टा जी नोट का वैल्यू था वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वह बेसिकली वहाँ भी कार्बन ही है। तो आप चाहो तो केवल दो ही रिएक्शन को लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दो ही रिएक्शन लिखा है। एक देखो कार्बन CO में कन्वर्ट होता है एंड सेकंड रिएक्शन क्या था, CO में। यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड लिया वो फेरस ऑक्साइड लिया, आयरन का ऑक्साइड लिया। वो आयरन का ऑक्साइड के लिए इस तरह से मैंने ग्राफ बनाया है। मतलब यहाँ पे दो रिएक्शंस पॉसिबल हैं, या तो FeO CO के द्वारा रिड्यूस होगा या FeO कार्बन के द्वारा रिड्यूस होगा। सो हियर आई एम राइटिंग FeO प्लस Fe+CO। जब कार्बन आयरन को रिड्यूस करेगा Fe में तो खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा CO में। सेकंड ग्राफ किसका था, CO से CO2। तो मैंने लिखा FeO+CO कन्वर्ट होकर क्या देगा, Fe+CO2। अब मुझे यहाँ पर पता करना है, एक सेकेंड, इस कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड आउट ऑफ दीज टू रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूसिंग एजेंट विल बी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इस प्रॉब्लम को आप करना एंड कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।